नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपने लॉ, जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ और बाकी जो हमारे लॉ के एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं और हमारे जो फैकल्टी हैं प्रसून सर आपके समक्ष लेकर आए हैं उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी लॉ पढ़ना शुरू किया है, जो या अभी अब कंपटीशन देना चाहते हैं, वो चाहे सिविल जज का हो, चाहे एपीओ का हो और किसी भी स्टेट्स के। वो आप जानते हैं कि जितने हम हिंदी पट्टी के राज्य होते हैं, जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं, वो लगभग सभी उन 5 से 6 स्टेट्स का एग्जामिनेशन देते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और उसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 3 अक्टूबर से हमारा नया बैच, जो कि है उद्भव। जी हाँ, जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, उद्भव। उद्भव का मतलब होता है सिस्टमैटिक ग्रोथ, यानी अब अपने समय पर धीरे धीरे बढ़ने वाला। तो आखिर ये जो हमारा उद्भव बैच है, जो कि बिल्कुल नया इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस फाउंडेशन, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, सारी चीज़ों की तैयारी एक साथ बहुत बेसिक लेवल से, और ये हमारे जो रेगुलर बैचेस चलते हैं पीसीएसजे के, उनसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें आपके जो बहुत बेसिक्स फाउंडेशन हैं। मिसाल के तौर पे अगर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बताऊं कि इस शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, पार्ट्स, इनके क्या मतलब हैं, कैसे इसकी इंटरलिंकिंग हमें बाकी सब्जेक्ट्स के साथ देखने को मिलती है। तो आज इसी क्रम में यही सारी जानकारियां देने के लिए मैं और प्रसून सर आपके समक्ष आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए इतने बिजी स्केड्यूल में से। और सबसे पहली बात, मैं आपको अपने उद्भव बैच के कुछ फीचर्स, कुछ फाउंडेशन, जो उसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो ये कि ये आपका एक इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच है, बेसिक फाउंडेशन बैच। जी, हम बार बार मैं शब्द पर जोर दे रहा हूँ, बेसिक इंटीग्रेटेड फाउंडेशन, यानी आपकी इनिशियल से लेकर के आपके फाइनल स्टेज तक, आपके लॉ समझने से लेकर के लॉ को इंटरप्रेट करने तक तमाम चीज़ें इस बैच में कवर की जाएंगी, जिसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो मेंस ओरिएंटेड रहेगी, हफ्ते में 5 दिन, और पूरे वीक जब आप अपनी मेंस ओरिएंटेड क्लासेस कर लेंगे तो अलग से उसकी क्लासेस भी सैटरडे को कराई जाएंगी। अब चूंकि आपके मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे बैचेस हैं, हमारे लिए कौन सा बैच सही है, क्या तरीका है, तो वो ही हम जानेंगे प्रसून सर से कि अपार्ट फ्रॉम इतना कहने के बाद, सर क्या अलग से तैयारियां हो रही हैं उद्भव बैच की, जो हम बाकी किसी इंस्टीट्यूट या हमारे इंस्टीट्यूट के हम बाकी बैचेस में नहीं देखते हैं। सर, तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो नाम है हमारे बैच का, वही अपने आप में यूनिक है। हमारे बैच का नाम है उद्भव, और जैसा कि आपने बताया, उद्भव का अर्थ है कि सिस्टमेटिक ग्रोथ। तो बेसिकली जो बैच हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं वो 18 महीने का कोर्स रहता है, 20 महीने का कोर्स रहता है। ये हमारा फाउंडेशन बैच है। ये बिल्कुल जो लॉ फील्ड में एक शुरुआत कर रहा है बच्चा, जिसने अभी एडमिशन लिया है या जो पास आउट भी है लेकिन वो शुरुआत करना चाह रहा है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। और इसमें भले ही हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, जो हमारे रेगुलर बैचेस हैं 18-20 महीने लगते हैं, हो सकता है इसमें 30 महीने लग जाए, हो सकता है 32 महीने लग जाएँ, लेकिन ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक कॉन्सेप्ट बच्चे का हमारा क्लियर हो और उसके साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार हो जाए जब हमारा ये सिलेबस पूरा हो। तो यही हमारे इस बैच का यूनिक फीचर है कि हम इसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेकर के हम एक एक चीज़ बच्चे को क्लियर करते हुए सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी कंपटीशन में आते हैं, स्टेट वाइज सिलेबस रहते हैं, तो उन पर हम मेन फोकस करते हुए इसको आगे लेकर के चलेंगे। अच्छा सर, एक बच्चा जब अपना 3 इयर्स या 5 इयर्स का लॉ कर रहा है, या आज वो तमाम बच्चे जो कर रहे हैं, सर उनके लिए सही समय क्या होता है तैयारी का? देखिए, कब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? तैयारी का जो सही समय है, वो समय तो ये है कि आप अगर 3 ईयर के स्टूडेंट हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
जब आपने एडमिशन लिया जी उस पहले दिन से आपका तैयारी का समय, क्योंकि कोई भी स्टेट हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मिनिमम आपको 2 से 2.5 साल उसकी पूरी तैयारी के लिए चाहिए। जी आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ना है, फिर आपको प्री से रिलेटेड उसमें प्री ओरिएंटेड कुछ तैयारी करनी है, उसके एमसीक्यूज़ लगाने हैं, और मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट्स को बहुत डीप में जाकर के पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट सीरीज़ करनी है, कम से कम आपको 50 से लेकर के 100 आंसर एक एक सब्जेक्ट के उसको आपको लिख करके कई बार प्रैक्टिस करके देखना है। तो 3 ईयर के स्टूडेंट के लिए तो पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने एडमिशन लिया, अगर वो कम्पिटिटिव फील्ड में आना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, जुडिशरी में आना चाहते हैं, तो पहले दिन से उनको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। 5 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए आप कह सकते हैं कि शुरू में 1 साल वो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 1 साल वो अपना पढ़ करके, और जब वो 3rd सेमेस्टर में आए या 4th सेमेस्टर में आए तब से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी उनको जो टाइम मिलता है वो 3 साढ़े 3 साल का ही मिलता है। और मुझे लगता है कंपटीशन के लिए 3 साढ़े 3 साल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 3 ईयर्स के स्टूडेंट को पहले दिन से, जिस दिन वो एडमिशन लें, अगर वो जुडिशरी में आना चाहते हैं, तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और ऑनर्स के स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड ईयर से। अच्छा सर, इसी क्रम में मेरा एक और प्रश्न है सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जुडिशरी के एग्जामिनेशन सर ऑल इंडिया लेवल पर तो होते नहीं। जी। वो तो स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन होते हैं। तो क्या अगर सर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो क्या मैं एक साथ एमपी की भी तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं उत्तरांचल की भी तैयारी कर सकता हूँ? तो सर कितने स्टेट्स को एक साथ टारगेट करना चाहिए एक फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए, या हमें केवल एक ही स्टेट पर टारगेट करना चाहिए? या ऐसे बहुत से लोग कहते हैं तमाम यूट्यूब चैनल से कि नहीं, आप एक साथ 2 से 3 स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। सर क्या सही तरीका रहता है और क्या है इसका उत्तर, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में सर। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका कोई नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका जो स्टेट वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज आती है। सारे स्टेट ने अपने अपने सिलेबस डिफाइन कर रखे हैं, यूपी ने, बिहार ने, उत्तराखंड ने, एमपी ने, राजस्थान ने। लेकिन अगर आप उन सिलेबस को, सारे स्टेट के सिलेबस को देखेंगे तो 80 to 85% सेम है। अच्छा। आप देखेंगे प्रोसीजरल लॉ है जी, वो सेम है। सब्सटेंटिव लॉ में जो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, आपका टीपीए है, ठीक है, सभी जगह पूछा जा रहा है। जी। जो 10 से 15% का अंतर आता है, जो वो भी बेसिकली जो माइनर लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं, इनमें अंतर आता है कि स्टेट के अपने होते हैं, या कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे मेजर होते हैं जो कुछ स्टेट पूछते हैं। जैसे बिहार में आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ ऑप्शनल में पूछते हैं, यूपी में नहीं पूछते हैं। तो वो जो 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं किसी भी स्टेट के हो, तो वो आपको कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और हम अपने इस बैच में ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे 4-5 स्टेट हैं, हमारा यूपी का बच्चा जिन की तैयारी करता है और जिनको अपने ध्यान में रख करके ही तैयारी स्टार्ट करता है, तो वो उसमें और एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। थोड़ा सा डीजीएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी आप देखेंगे 70 to 75% तो यही पार्ट रहेगा आपका, तो बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये सारे स्टेट को आप एक साथ लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और उसमें जो अलग सब्जेक्ट रहेंगे स्टेट में, जैसे बिहार में 4-5 सब्जेक्ट कुछ अलग रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट कहीं प्री में पूछा जाता है, कहीं मेंस में पूछा जाता है, कहीं प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रख करके हम अपने इस बैच में तैयारी करवाएंगे। अच्छा, तो क्या सर इस उद्भव बैच में जो लोकल लॉज हैं, क्योंकि वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं, जैसे यूपी है वो हमारे सारे 9 माइनर लॉ भी पूछ रहा है, उसके अपने लोकल लॉज हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आता है, उसके लोकल लॉज हैं। राजस्थान में हम जाते हैं तो हम देखते हैं जेजे, तो क्या सर इसमें सारे लोकल लॉज भी कवर होंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने प्रश्न पूछा। देखिए, लोकल लॉज के साथ बड़ी दिक्कत है। लोकल लॉज आप देखें कि बच्चों को उनको लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लोकल लॉज की क्लासेस बहुत कम अवेलेबल है, मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो तमाम आपको कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो बहुत क्लासेस मिलेंगी, लेकिन लोकल लॉ से रिलेटेड आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। तो हम इसमें जितने भी माइनर लॉज हैं, यूपी में जो 9 लॉ जोड़े गए हैं वो जीएस का पार्ट है, उनको तो हम ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे। और वो जो यूपी में नए 9 लॉ जोड़े गए हैं आपके, ठीक है, वो 9 एक्ट जो हैं वो आपका आप देखेंगे राजस्थान में वो लॉ में है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सब स्टेट में वो मेन लॉ में मिल जाएंगे जो अपने यहाँ जीएस का पार्ट है। और बाकी जो देखिए लोकल लॉ रहता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कोड है, पंचायत राज है, रेंट कंट्रोल है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है, तो ये सारे लोकल लॉज हम लोग अपने इस बैच में पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो
अदर स्टेट के लोकल लॉज हैं उनको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे और उनको भी हम पूरा कराएंगे स्टेट वाइज, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होंगे। जैसे आप देखें यूपी और उत्तराखंड में बहुत सिमिलरिटी है, लोकल लॉज लगभग एक हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट था तो वही लोकल लॉज उसमें है। तो बाकी जैसे एमपी के रेंट कंट्रोल एक्ट है अलग है, राजस्थान के कुछ लोकल लॉज हैं वो उनके अलग हैं, तो उनको हम ध्यान में रख करके एग्ज़ाम के टाइम पर या एग्ज़ाम से पहले उसको अलग से हम पूरा माइनर लॉ की क्लासेस में करवाएंगे। और माइनर लॉ जितने भी ये 4-5 स्टेट का मैंने नाम लिया इनके सबके माइनर लॉज हम पूरे करवाएंगे। अच्छा सर, एक बच्चों के मन में तैयारी रहती है कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, हमने शुरुआत में भी इस पे मैंने बात की थी, वो सर मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। और आज के समय में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स अपने आप में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, हर्डल समस्या आप कह लीजिए, क्योंकि वो जो गैम्बल है, आंसर हमारे सामने है पर हमको शायद वो नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें जी। हमें वो नहीं पता कि हमें कितने क्वेश्चंस छोड़ने या कितने करके आने हैं। तो सर क्या प्री और मेंस की तैयारी सर अलग होती है, या अगर अलग होती है तो इस बैच में कैसे वो एक साथ चलेगी, कैसे अलग रहेगी, क्या तरीका रहेगा सर? मेन सेंट्रिक चलेगा, प्री ओरिएंटेड कैसे, क्या रहेगा? इन सारी बातों का एक आंसर है, वो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है जी। प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती, ठीक है। आप मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पेरेक्ट पे पकड़ अच्छी है, आपको पेरेक्ट याद है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप प्री से बाहर नहीं हो रहे हैं, प्री आपका निकलेगा। थोड़ा सा पोर्शन जो फैक्चुअल रहता है, जैसे कौन सा सेक्शन में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने का प्रोसेस कोई अलग नहीं है, वो सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने बचपन में जैसे टेबल याद करना सीखा था कि कैसे क्या होगा, 2 1 2 2 2 4, वही उसी तरीके से आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा फैक्चुअल के लिए। और हर पेपर में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो 10 से 15% रहते हैं, उनकी आपको तैयारी बस ये है कि डायरेक्ट याद करके करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, तो आप मेंस की तैयारी करें। और प्री के लिए, क्योंकि अब प्री टफ होता जा रहा है जैसा आपने कहा, तो उसके लिए आप जितने MCQ लगा लेते हैं जी, आप जितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, उतना ही आप आगे निकल जाएंगे जी। तो ये बात सही है कि नंबर मेंस के जुड़ते हैं, लेकिन बिना प्री क्वालिफाई किए आप मेंस तक पहुंच नहीं सकते। तो दोनों को ध्यान में रख करके हम अपनी तैयारी कराएंगे, हम प्री को भी ध्यान में रखेंगे, हम मेंस को भी ध्यान में रखेंगे, और जो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर के ही तैयारी करनी चाहिए किसी को भी। और तैयारी मेंस की ही होती है, अगर आप मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे तो प्री से आप कभी हमें लास्ट के जो 3-4 महीने बचे हैं जो एग्जामिनेशन की, तब हमें उसमें आप टेस्ट सीरीज हो जाना चाहिए, और ये तो कोई अलग से सच कोई प्री और मेंस में कोई तैयारी में सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप प्री और अच्छा सर, अभी हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए लॉज ऐड किए गए हैं, तो क्या सर इनकी अप्रोच, जो हम आपका बैच है, हमारा बैच है उद्भव, इसमें सर क्या हमें IPC और UPNS एक साथ पढ़ना चाहिए, क्या तरीका रहेगा इसको चलाने का? और देखिए अभी तक और तो उन स्टूडेंट्स के लिए सर और दिक्कत है जिन्हें IPC भी ठीक से नहीं पता थी और BNS भी आ गया। जी। देखिए अभी तक तो किसी ने सिलेबस अपडेट नहीं किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, जैसे अभी राजस्थान का हुआ था, तो वो पुराने एक्ट उसमें पूछे गए। अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत संभावनाएं हैं कि क्या करा जाए, सिलेबस को अपडेट कर दिया जाए। हो सकता है यूपी में जो वैकेंसी, जिसकी सुगबुगाहट काफ़ी दिनों से है, अगर यूपी में वैकेंसी आती है, चाहे वो APO की आए और चाहे वो सिविल जज की आए, तो उसमें हो सकता है कि सिलेबस अपडेट हो। अब उसमें दिक्कत ये है कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो केसेस हैं वो सारे के सारे IPC से ही कवर होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनका नहीं हो सकता। तो 1 जुलाई 2024 के सारे मुकदमे जो होंगे वो क्या है, आपका IPC से ही डील किए जाएंगे। उसके बाद BNS आ गई। तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेट जो अपने यहाँ जुडिशियल ऑफिसर बनाना चाहेगा, जो अपने यहाँ किसी को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनाना चाहेगा, वो केवल एक एक्ट पूछेगा। तो इसीलिए हमको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और दोनों का सबसे बेहतर तरीका है कि हम एक को पढ़ते हुए एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि BNS में ये है, IPC में ये था, कौन सा सेक्शन क्या हो गया है, क्या नया जोड़ा गया है, ठीक है। तो बहुत आप देखेंगे तो उसका जो मेन फीचर है, जो IPC में जो उसका सब्सटेंस है, वो बहुत चेंज नहीं है। जो चेंजेस हैं वो केवल उसमें फॉर्मेट में है, सेक्शंस में है, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया। तो बहुत उसका जो तत्व है, कहते हैं ना, जिसको एसेंशियल्स बोलते हैं, वो बहुत चेंज नहीं है। तो बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही पूछे जाएंगे।
अच्छा। अच्छा सर, बच्चों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में एक और सबसे बड़ी चिंता एक रहती है कि एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पर हमें बेसिक से पढ़ाया जाए। आपने बताया उद्भव में वो चीज़ें कवर होंगी। फिर उसके बाद एक ये रहता है कि हमें जनरल स्टडीज़ भी साथ में मिल जाएँ, वो भी उसमें बैच में क्लासेस हैं उद्भव के बैच जी में। जी जी। सर टेस्ट सीरीज़ को लेकर के बड़ी जो है दिक्कत रहती है। अच्छे टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाते, मिलते हैं तो उनका इवैल्यूएशन नहीं होता। तो सर उद्भव में क्या टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से होंगी? सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ होंगे, कैसे होंगे? ताकि बच्चा जो हर हफ्ते पढ़ रहा है उसका अपना एक इवैल्यूएशन हो सके कि वेदर ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। देखिए, हमने इसमें जो सैटरडे रखा है जी वो हमने टेस्ट सीरीज़ के लिए ही रखा है। जी और अभी जो इसको लेकर के हमारे दिमाग में जो विचार है वो ये है कि हम जो टेस्ट सीरीज़ लेंगे वो दो तरीके से। जी एक तो हम क्या लेंगे, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कोई टॉपिक जैसे ही पूरा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको एक दो क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट ले लें। जी दूसरा, हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लेंगे जिसमें हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमारी अलग रहेगी और हमारी प्री की टेस्ट सीरीज़ अलग रहेगी। तो प्री की टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी और जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ होगी वो लॉन्ग आंसर पैटर्न पर वो रहेगी। और टेस्ट सीरीज़ ये हमारी हर वीक सैटरडे को टेस्ट होगा। ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि व्यूअर्स हमारे आपने देखा, हम लोगों ने अपने बैच के बारे में, अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में, बदलते पैटर्न के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में तमाम विषयों पर बात की। तो 3 अक्टूबर शाम 5 बजे से 8 बजे तक शुरू होने जा रहा है हमारा नया इंटीग्रेटेड बेसिक फाउंडेशन बैच। और एक और चीज़ सर मैं सर, ऐड प्लीज़, करूँगा प्लीज़, कि प्लीज़ बताइए। ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इसकी जो हमारा रेगुलर बैच है उसके कंपैरिजन में इसकी फ़ीस बहुत कम है सर। अच्छा। और इसकी फ़ीस आप 50% जी उससे कम है, बिल्कुल आधी फीस है ओके। जो रेगुलर बैच है उसमें। जी। क्योंकि ये इसीलिए रखा है क्योंकि इसका थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबे है, समय तो तक का इसकी है। जो फीस है वो हमने बहुत कम रखी है ताकि बच्चा शुरू से स्टार्ट कर सके और वो जी। धीरे धीरे अपना आगे जी। बढ़े उसको। तो ठीक फीस है। हमने इसकी तो जो जैसा रेगुलर कि बैच है उसकी आधी रखी है। जी, तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो फ़ीस और तमाम चीज़ें हैं वो काफ़ी कम रखी गई हैं। जितनी भी उसमें सुविधाएं हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो पढ़ाने का तरीका है उसको और एग्जॉस्टिव किया गया है, बहुत बेसिक से शुरू किया गया है। तो 3 अक्टूबर शाम 5 बजे से हाइब्रिड मॉडल पर, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल्स पर ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। जिसके एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं 1 अक्टूबर से। आप चाहें तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पर कॉल करके अपने बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं आपकी इस जर्नी में वैद ICS लखनऊ एक छोटा सा सहयोग देगा और आप सब लोग बहुत सफल हों, ये हमारी कामना है। थैंक यू सो मच।